जय हिंद। हम लोग क्लास सेवेंथ का एनसीईआरटी देख रहे हैं। ठीक है, क्या है एनसीईआरटी। ठीक, हम लोग इससे पहले 2 अध्ययन हम लोग समाप्त कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरे अध्ययन देखेंगे। ठीक है, क्लास सेवेंथ की हम लोग ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, आज हमारा तीसरे भाग है। ठीक, क्या है हमारी बदलती पृथ्वी। क्या है हमारी बदलती पृथ्वी। पृथ्वी पे क्या क्या बदलाव होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम आज लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दे रहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। कितने में? अनेक प्लेटों में विभाजित है। पहले इस कहानी को आराम से सुन लीजिए, उसके बाद हम समझा देंगे। ठीक है, कह रहा है कि स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट से। किस नाम से? स्थल मंडलीय प्लेट से जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, यानी धीमी गति से, जिसका आपको एहसास भी नहीं होगा जितना गति से घूमती है। ठीक है, बहुत धीमी गति से। ठीक, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली जो गति है, ठीक है, गति के कारण ऐसा होता है। यानी जो पृथ्वी पर हलचल होती है, चाहे पृथ्वी में जो आकृतियाँ बनती है, जो पृथ्वी में परिवर्तन आते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मिलीमीटर के बदलाव की वजह से। ठीक, प्रत्येक साल में कितना बदलता है? मिलीमीटर। ठीक है, कितना? मिलीमीटर घूमता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ क्या है? मैग्मा है, जो वृत्तीय पथ पे, ठीक है, वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक, आप देखिए जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोग जैसे ये बड़ा सा ले लेते हैं, फिर उसके बाद इतना बड़ा ले लेते हैं, फिर एक और ले लेते हैं। देखिए हम 3 इसलिए लिए हैं। अब देखिए इस वाले भाग को हम लोग परपट्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? परपट्टी के नाम से जानते हैं। दूसरे वाले रेखा के नाम से, जो बीच वाला ज़मीन है, ठीक है, जगह है, उसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये बीच वाला को हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? पहला को, ठीक, पहला को परपट्टी, जिसमें हम लोग जीव जंतु या स्तनधारी या पेड़ पौधे, जल स्थल सब क्या है यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा है जहाँ मेंटल है, क्या है? मेंटल पाया जाता है। ठीक, मेंटल वाला एरिया है। तीसरा है जहाँ क्रोड, यानी पूरा तरह से क्या है? एक मैग्मा है, एक लावा की तरह है। ठीक, जो बीच वाला है रेखा, ठीक है, जो सर्कल बनाए हैं, वो बहुत धीमी गति से घूमती है वृत्तीय पथ पे, यही घूमती है वृत्तीय पथ पे, और इसी के घूमने के कारण से क्या है? सारा पृथ्वी पर हलचल होती रहती है। ठीक, अब आप सोचिए जिस पे हम रहते हैं उस पर परपट्टी कहते हैं। ठीक, हम इस वाले भाग पे रहते हैं, थोड़ा कलर चलिए रहने दीजिए, इस वाले भाग पे जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परपट्टी। इसी पर कुछ चेंजिंग होती है, तो यहाँ कहीं कहीं सागर है, कहीं जंगल है, तो कहीं मानव के निवास है। तो इस तमाम जितने भी जगह प्रॉपर्टी के ऊपर है, ठीक है, वो सब किस कारण से बदलती रहती है? मैग्मा के गति के कारण से ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, यह बदलते रहता है, कुछ वो एक वर्षों में कितने मिलीमीटर में बदलता है। ठीक है, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, इसी पे क्या एक प्लेट है। प्लेट की जो चर्चा है स्थल मंडल, प्रॉपर्टी के ही नीचे क्या एक प्लेट है, जिसपे सारे चीज़ क्या है पाए जाते हैं। ठीक, कह रहा है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। क्या है? प्लेट, जैसे मैग्मा घूमेगा ना, ठीक है, जैसे मैग्मा घूमेगा, ठीक, तो मैग्मा घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि प्लेट पर कुछ प्रभाव होगा। जैसे प्लेट घूमेगा तो हमें क्या पता चलेगा कि पृथ्वी पर कुछ हलचल हुआ है, या कुछ परिवर्तन हो जाएगा घूमने से। ठीक है, या कहीं पहाड़ बन जाएगा, कहीं ज्वालामुखी बन जाएगा, कहीं कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, किसके? प्लेटों, मैग्मा घूमेगा तो मैग्मा घूमने से क्या होगा? प्लेटों की गति होगी, और प्लेटों की गति से क्या होगा? हमारा तमाम चीज़ें क्या होगा? पृथ्वी पर बदल जाएगी। कह रहे हैं कि गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती है। देखिए गतियाँ जो होती है, जाहिर सी बात जब गति होगी तो उसमें बल भी लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? बल भी लगेगा। जब बल होगा तो बहुत सारा बल हो जाएगा। ठीक है, तो जो कह रहा है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, यानी जो पृथ्वी जिस सतह पे हम रहते हैं उसके नीचे जो घटित होती है, ठीक है,
उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या है? एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक, एंडोजेनिक जो अंदर बल लगता है उसे क्या अंतर्जनिक बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें, यानी पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग पे जब उत्पन्न होते हैं जो बल लगते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक, अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। ठीक, देखिए आंतरिक बल जब लगता है ना तो भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, बहुत सारा चेंजिंग आने लगता है। ठीक, सुनामी आने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें क्या होता है उत्पन्न होने लगता है। ठीक, आंतरिक बल से। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो आंतरिक बल है हमेशा अत्यधिक बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, भूकंप आ जाता है, ये क्या है? आंतरिक बल है। ठीक, कह रहा है कि पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, देखिए दो भागों में बांट दिया। जैसे पृथ्वी है, ठीक, इसको एक भाग में इधर भाग में बांट दिया है। ठीक है, पहला क्या? अंतर्जनिक बल। देखिए अंतर्जनिक जब बल लगता है तो क्या क्या होता है। आकस्मिक बल देखिए, जैसे यहाँ आकस्मिक बल बताया है, आकस्मिक बल यानी जो अंदर की बल जो है जब आएगी, ठीक है, तो एक भूकंप लेके आएगी, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा भूस्खलन, भूस्खलन यानी पृथ्वी को कोड़ देगी या पलट देगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। पट्टल विवरण बल, यानी पट्टल विवरण जो चीज़ें अंदर की तरफ बन जाती है। ठीक, पर्वत निर्माणकारी बल, यानी पृथ्वी की अंदर, यानी प्लेटों की जो हलचल होती है, जो अंदर बल जो लगता है अंदर ही टेढ़ा मेढ़ा होकर रह जाती है। ठीक, तो वो एक क्या है? पर्वत की निर्माण कर लेता है। ठीक, दूसरा क्या है इधर? कह रहा है बहिर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल ये अपवर्तन और निक्षेपण के ऊपर, यानी ऊपर जिस पे हम लोग अभी रह रहे हैं फिलहाल, उसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है? बहिर्जनित बल। यानी जब हम कूदेंगे तब बहिर्जनिक बल, कोई गाड़ी चलेगा बहिर्जनिक बल, कुछ भी अगर पृथ्वी के सतह के ऊपर हो रहा है तो सब क्या कहलाएगा? बहिर्जनिक बल। देखिए अपवर्तन या निक्षेपण, अपवर्तन या निक्षेपण हम पिछले वाले अध्याय में पढ़ा दिए थे। अपवर्तन निक्षेपण के मतलब होता है काट छाट के ले जाना, दहा उहा कर ले जाना। ठीक, नदियाँ क्या करती है? अपने जल के माध्यम से अपवर्तन और निक्षेपण कर लेती है। पवन उसे क्या करती है? उड़ा कर ले जाती है। समुद्री तरंग क्या करती है? उसे ले आकर घाट के आसपास या समुद्र के जो किनारा होता है उसके पास ले आकर रख देती है। ठीक, हिमंद क्या है? हिमंद एक क्या है? एक बर्फ़ वाला क्या है? वह एक पहाड़ है जो एक हिमंद एक नदी है। ठीक है, एक बर्फीली नदी है जो बर्फ़ से बनी है। ठीक, ये तमाम चीज़ हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। क्या कह रहा है ज्वालामुखी? भू परपटी जिस पर अभी हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, भू परपटी खुला एक ऐसा छिद्र है, ठीक है, एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। क्या होते हैं? बाहर अचानक निकल जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो है मेंटल है। ठीक है, क्या है? मेंटल है। ये क्या प्रॉपर्टी है जिस पे मानव रहता है? ये प्रॉपर्टी है। ठीक, ये बीच वाला जो निकला है लावा, ये मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। और ये जहाँ से निकलता है ना, जिस रेखा से, ठीक है, जिस नली से बाहर निकलती है उस नली को हम लोग क्या कहते हैं? निकास। निकास क्या कहते हैं? निकास द्वार, यानी जहाँ से निकलती है उसे निकास कहते हैं, यानी वेंट कहते हैं। ठीक है, जिस छिद्र के पास से निकलती है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। अच्छा, जब ज्वालामुखी निकलती है ना तो डायरेक्ट लावा को बाहर नहीं निकालती है, पहले राख, पानी, आगी, ये सब क्या करती है? राख, पानी, गैस जो भी अंदर दबे हुए रहते हैं वो सब चीज़ को क्या करेगी? बाहर निकाल देगी। ठीक, उसके बाद कुछ टेढ़ी मेढ़ी अंदर ही लावा मुड़कर बाहर से निकलने लगती है। ठीक है, ये आप बताया गया लावा। ठीक है, तो ये समझ गए ज्वालामुखी। कह रहा है कि इसी प्रकार स्थलीय मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब प्लेटों गति करती है तो जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं स्थल मंडलीय पे क्या होता है? कुछ परिवर्तन, कंपन होने लगता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, यानी चारों साइड में कर सकती है गति। ठीक है, एक जगह हुआ तो भले तरंग के रूप में दूर तक जाते जाते ख़त्म हो जाती है, अलग बात है, लेकिन हर जगह होती है। ठीक, इसी कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। जब भी हिलती है भूकंप कहते हैं। भूकंप बहुत सारे हैं। ट्रक की चाका गिराइएगा तो भूकंप है, ट्रक चलेगा तो भूकंप है, उसके दलदल से। ठीक है, जो
जनिक बल लगता है उसी से, ठीक। ध्रुव प्रॉपर्टी के नीचे वाला स्थान जहाँ से कंपन प्रारंभ होता है, यानी जिस जगह से कंपन प्रारंभ होता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहता है, उद्गम केंद्र। जहाँ से भूकंप की स्टार्ट होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर, यानी जिस सतह पे वो जाकर टकराती है, ठीक है, यानी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं प्रॉपर्टी पे जाकर टकराती है, ठीक है, जिस पे वो टकराती है, ठीक है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगे के रूप में क्या होती है, बाहर निकल जाती है, यानी गमन कर जाती है, ठीक। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जहाँ से भूकंप होगा उस एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही होगा, लेकिन तरंग के माध्यम से दूर फैल जाएगी तो कम हानि करते हुए चले जाती है, लेकिन हानि करती बहुत कम करती, न कि बराबर। अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। अब देखिए भूकंप यहाँ समझाया गया है, ठीक है। यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ क्या है, जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ है ये क्या है, उद्गम केंद्र है। लेकिन इस चीज़ को देखिए, ठीक है, इस चीज़ को क्या कीजिए, देखिए एक दूसरा कलर से ले लेते हैं, पीला कलर, रेड कलर, ठीक है। अब इस जगह से, ठीक है, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से तो हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र, जहाँ से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जिस जगह पे जाकर टकराएगा ना, जिस जगह से जाकर टकराएगा, ठीक है, जिस जगह से क्या होगा, जाके टकराएगा, ठीक है, उस जगह को हम लोग केंद्र कहते हैं, ठीक, केंद्र। और ये वाइट वाइट रेखा जो देख रहे हैं ना, गोल 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 घुमा है, ये तरंगे के रूप में फैल रही है पृथ्वी पे, क्या है, फैल रही है। तो ये फैलेगी ना, तो ये क्या करेगा, एक कम हानि पहुंचाते हुए जाएगी, लेकिन जहाँ पे लगा है वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हानि होगी, ठीक। तो भूकंप समझ गए। यहाँ पे आपके तरंगे के बारे में दिए हैं PSL, ठीक है। तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के तरंगे, 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, यानी भूकंप की बात जो है हम लोग भविष्य में कैसे भविष्य में अगर अगर जानते कि यहाँ भूकंप आने वाला है तो सब चेतावनी हो जाता है, लेकिन ये भविष्यवाणी संभव नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो क्या होगा, पहले से जब हम तैयार हो तो इसका प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। यानी जानेंगे नहीं कि भूकंप आ रहा है, लेकिन इस पर अगर हम तैयारी बनाए रखेंगे कि हाँ भूकंप आएगा तो इस तरह से हम घर में छिपेंगे चाहे बाहर रहेंगे, ठीक है, तो हमें बहुत कम हानियाँ होगी, ठीक। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार से, ऐसे तालाब में मछली की उत्तेजना और सांपे की धरातल पाना। देखिए गांव देहातों में देखिए कि भूकंप या धरती के अंदर हलचल जो भी होने लगता है ना, तो चींटियाँ जो भी धरातल के नीचे रहते हैं वो सब बाहर आने लगते हैं, किसके, बाहर आने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये पता चल जाता है, एक अनुमान लगा लेते हैं लोग कि हाँ कुछ अनहोनी होने वाला है, ठीक है। देखिए गुजरात में क्या है, भूकंप आए हैं, गुजरात की एक फिगर है, ठीक, देख लीजिए एक बार किस तरह से ध्वस्त किया है, ठीक। इसको हल्का में कभी मत लीजिएगा। देखिए भुज, भुज शहर है एक, गुजरात में एक जगह का नाम है भुज, में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 में, 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में रिक्टर स्केल पर बताया गया कि भाई भूकंप कितना है। तो यहाँ दिखाएगा 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप, यानी 6.9 जाने सबसे भयंकर भूकंप आया था, ठीक है। जहाँ स्कूलों सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों में 31 क्या है, शिक्षकों की मौत आशंका है। देखिए जब गिरा तो उस समय कितना है, 971 और 31 शिक्षकों की क्या हो गया, मौत हो गई, ठीक। तो ये क्या है, ये आपके भूकंप का एक अथी है। कह रहे कि भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई इत्यादि ना पहुंचने के कारण क्या हालात चिंताजनक थे। यानी जिस एरिया में भूकंप आएगा उस एरिया में हमेशा क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों की तबाही हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों की, फोन लाइन, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। यानी बहुत सारी चीज़ें नष्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, रुक भी जाते हैं, ठीक, भूकंप की वजह से नहीं आ पाते हैं, ठीक।
भूकंप प्रभावित क्षेत्र जब होता है ना, तो आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। ठीक है, उस समय जब भूकंप बहुत ज़्यादा आ गया तो क्या लगा दिया, राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कर दी। ठीक है, शहर में आग जो है चारों कोल एवं घाटियों में पलटने के कारण अनेक स्थानों में क्या हो गया, आग लग गया, बहुत सारी चीज़ों में आग लग गया। ठीक है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री, ठीक है, क्या है, मुख्यमंत्री गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। क्या है, वित्तीय सहायता, यानी जो बर्बाद हो गए थे पूरा तरह से, उस चीज़ के लिए क्या मांगे थे, वित्तीय सहायता मांगे थे। किससे, केंद्र सरकार से मांगे थे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भूकंप नापने की ये वाला कहानी पढ़िएगा। ठीक है, भूकंप मापन एक यंत्र से किया जाता है। किसे यंत्र, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता स्केल पे मापा जाता है। ठीक, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 है अतः उससे कम होता है, उसका प्रभाव क्या है, न के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट कितना 0 होती है तो वस्तुओं की गिराने की क्षमता उसमें होती है। ठीक है, लेकिन जब 6 पॉइंट होता है तो उससे अधिक हो तो वो क्या है, शक्तिशाली भूकंप होती है, जो अभी गुजरात में आया था 6.9 था। ठीक, जिसकी तीव्रता 7 पॉइंट हो या उससे अधिक हो तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, पूरा तरह से तहस नहस कर देगा। ठीक है, क्या होगा, तहस नहस से कर देगा। ठीक, ये हमें एक भूकंप की बचाव के बारे में बताया गया है कि भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना है, कहाँ जगह लेना चाहिए। कह रहा है कि सुरक्षित स्थान है, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। ठीक है, यानी रसोई में आप छिप सकते हैं, काउंटर के नीचे, मेज के नीचे, या दीवार के कोने वाला जो कोन है उस जगह पे छिप सकते हैं। इनमें से दूर रहने, यानी किस चीज़ से अगर भूकंप आए तो किस चीज़ से दूर रहिए, आग वाले स्थान से। ठीक है, चिमनी के आसपास से दूर रहिए, टूट सकने वाली खिड़कियाँ या दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से, ये सारे तमाम चीज़ों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार है, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए या आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, ये सब क्या है, एक आपको बताया गया है। ठीक है, कह रहा है कि मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या है, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य भूमि लगातार विघटित तो होती रहती है, यानी कटती छटती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है, यानी शैल। इससे पहले वाला चैप्टर में हम शैल के बारे में बहुत बढ़िया से चर्चा किए थे। ठीक है, भूदृश्य जो है पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले लक्ष्य को अपर्दन कहते हैं। जो जल के माध्यम से, पवन के माध्यम से, हिम के माध्यम से जो कट छट के दूसरे जगह पर चल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अपर्दन कहते हैं। ठीक, वायु, जल इत्यादि अपर्दित क्या है, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक, जो अभी बताएं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, यानी एक स्थान पर ले जाके क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ क्या है, निर्माण करते हैं, यानी जो हवा के माध्यम से, ठीक है, जो हवा के माध्यम से धूल मिट्टी कण बरसात से, जल से, पवन से, ये सब से उठाकर जहाँ ले जाती है तो देखिएगा मिट्टी का ढेर लगा देता है। ठीक, वो बहुत सारे स्थलाकृतियों के निर्माण कर देते हैं। ठीक है, वो आप देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ कौन पड़ी, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। ठीक है, क्या जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला एवं एंजल जलप्रपात है। क्या है, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर क्या है स्थित, नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक, नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात के बारे में बताया कि ऊंचे स्थान पर से जल गिरते हैं उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए नदियों के द्वारा जो नदी कार्य करती है वो है। ठीक, कह रहा है कि नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन, यानी जो नदी है वो अपने जल के माध्यम से जो भूमि को काटती है। ठीक है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह
जलप्रपात कहलाती है। क्या कहलाती है? जलप्रपात कहलाती है। जो ऊपर से नीचे की साइड गिरती है तो क्या कहलाती है? जलप्रपात कहलाती है। ठीक है। कहला कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, कहाँ? नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ मुर्दार मार्ग बहने लगती है। क्या है? जब स्थानीय क्षेत्रों में जाती है ना नदी, ठीक है, तो मुर्दार हो जाती है। जैसे इस तरह से आप कह सकते हैं, मुर्दार हो जाती है। ठीक। इन्हीं बड़े मुरानों को क्या करते हैं? विसर्प विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प, यानी मुर्दान चट्टान इस तरफ नदी मुड़ती है तो उसे विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। यानी किनारा देखिएगा नदी का, काट छाट बालू तालू ले आकर जमा करती है, कभी काट कर ले जाती है, फिर ले आके रख देती है। ठीक है। नदियों को देखते रहिएगा, बाढ़ आएगा तब। ठीक है। विसर्प लुप्त होने से सिरे निकटे आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लुप्त नदी से संकट कट जाते हैं। क्या कहते हैं? कट जाते हैं। यानी लुप्त नदी से क्या होता है? नदी से वो कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये नदी है, ठीक है, नदी है, तो जब आया बाढ़ तो ये चल रहा है। ठीक है। जब अचानक सब बाढ़ बंद हुआ और ये नदी कभी मुंड बिगड़ा और यहाँ से ना आकर यहाँ से आ गया। ठीक है। कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया, यहाँ से, इस एरिया से। तो ये एरिया जो बच गया, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील। क्योंकि वहाँ अब देखिए कभी कहीं नदियाँ देखिएगा कि बीच में क्या है? पानी या चारों साइड से बालू ले आके घेर दिया है। तो उस वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील। ठीक है। देखिए यहाँ चाप झील, यह काट के क्या बना दिया? चाप झील बना दिया है। ठीक। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। क्या है? तटों से बाहर बहने लगती है। ठीक। यानी वो अपना सीमा छोड़कर दूसरे सीमा में बह जाती है, जिसे हम लोग बाढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक। बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के क्या है? तटों के निकटतम क्षेत्र में महीन मिट्टी, क्या है? महीन मिट्टी में अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। यानी काट छाट करती है और दूसरा मिट्टी ले आकर वहाँ जमा कर देती है। ठीक है। ऐसे मिट्टी अपरदन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं हम लोग? अवसाद कहते हैं। देखिए अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़ कृत कहते हैं। जब नदियाँ बाढ़ ले आकर अब फिर वापस चल जाती है तो उस मिट्टी में बहुत सारा प्रोटीन आ जाते हैं। यानी वहाँ पे उपजाऊ तरह से मिट्टी हो जाती है, पूरा तरह से उपजाऊ हो जाते हैं। ठीक। नदी के उत्पत्ति तटों के तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। जो उचित तटों का होता है वो तटबंध कहते हैं। तब पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह जो होता है धीमा हो जाता है। यानी जो बाढ़ के समय नदी के पानी फिर जैसे नदी में जाएगा, ठीक है, वो धीमा हो जाता है। ठीक। अनेक धाराओं में विभाजित होता है जो तट है। जैसे ये नदी है, ठीक है, नदी पूरा स्पीड से गया कहाँ? समुंदर के पास गिरने के लिए। ठीक। और वहाँ जाते जाते पूरा तरह से धीमे हो जाएगा, इतना धीमे हो जाएगा कि मत पूछो। ठीक है। वहाँ जाके बहुत सारा धाराओं में बढ़ जाते हैं। ठीक। और जब बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो बालू मिट्टी ले जाके जमा करेंगे वही क्या कहलाएगा? सुंदर वन, यानी डाल्टा कहलाएगा। जो डाल्टा के निर्माण कर देंगे, मिट्टी को जमा कर देना है, डाल्टा के निर्माण कहलाता है। ठीक। यहाँ देखिए जिनके वितरण वितरिका कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए वितरिका, नदी आया, मुख्य नदी आया और देखिए कितने भागों में बट गया है। बट गया कि नहीं बट गया? ये धीमा होने के कारण से यहाँ नदी इतनी धीमा हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। यानी लिया के यहाँ जमा कर देती है। ठीक। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। देखिए यहाँ जितना उजला उजला भाग दिख रहा है सब क्या है? मिट्टी ले आके बालू ले आके जमा किया। ठीक। सभी मुहानों का अवसादों से ग्रह से क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व की सबसे नदी, कुछ नदियों का नाम बताइए, ढूंढिए जो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। सब नदियाँ लगभग लगभग करती है। ठीक है। समुद्री तरंग के कार्य, देखिए समुद्र में जब लहर आती है, ठीक है, समुद्र की पानी जब तटों से टकराती है तो बहुत सारी चीज़ों के निर्माण करती है। पहले तो वो तटों से टकराएगी। ठीक है। देखिए यहाँ जब वो तटों से टकराएगी, ठीक है, एक किनारा है, जैसे तटों से टकराएगी जाकर, ठीक है, तो वहाँ तो एक पानी के घर्षण से क्या करेगा? एक गुफा बनाएगा। जिस तरह यह गुफा समुद्री गुफा बनाया है।
ठीक, कह रहा है कि समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। यानी जब समुद्र के पानी किससे टकराएगा, तट से टकराएगा तो क्या होगा, आकृतियाँ बनाएगी। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती है, किससे, सैलों से टकराती है, यानी चट्टानों से टकराती रहती है, मिट्टियों से टकराती रहती है, ठीक, जिससे वो दरार विकसित कर होती है। समय के साथ यह बड़ा और चौड़ी होती जाती है, ठीक। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। देखिए यहाँ पे टकराएगी और टकराएगी तो होल कर दिया ये टकराते टकराते, तो ये समुद्री गुफा कहते हैं। कभी कभी इसी में लुटेरा भी घूमे रहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें से केवल छत ही रह जाती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। मेहराब कहते हैं, क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं, जो आर पार कर देती है मार कर पानी से, ठीक है, अपरदन करके आर पार कर देती है, ठीक है। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है, क्या है, छत इस वाले भाग को भी क्या करती है, तोड़ देती है, इस वाले भाग के तोड़ देती है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जिससे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। देखिए स्टैक यहाँ बना हुआ है, जो ऊपर सब तरह से क्या है, इधर से और ऊपर से सब तरह से तोड़ दिया है, अकेला खंबा खड़ा है, तो इसे स्टैक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं, ठीक। और समुद्री जल के ऊपर क्या है, समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलों शैलीय एवं तटों के समुद्र विभाग कहते हैं, क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तिरंगे किनारा पर साथ जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। यानी जब समुद्र तिरंगे किनारे पर ले आके क्या जमा कर देती है, और साथ यानी मिट्टी बालू बहुत सारे चीज़ों को ले आकर वो किनारे पर ले आकर रख देती है, ठीक। और उसी को क्या करता है, समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं, जिसे हम पिच कहते हैं, क्या कहते हैं, पिच, जिसपे नहीं कहते पिच पे घूम रहे हैं, ठीक। हिमंद के कार्य क्या है, ठीक है, हिमंद है क्या रियल में। देखिए हिमंद का एक यहाँ फिगर बताया है, टॉपिक दिया है, ठीक है। कह रहा है हिमंद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती है, क्या है, ये बर्फ़ की नदियाँ होती है। हिमंद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से क्या है, ग्लासी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। यानी जैसे ये क्या हुआ, बर्फ़ जमा हुआ, तब बर्फ़ जमा हुआ है तो कहीं ना कहीं मिट्टी के ऊपर जमा है, तब मिट्टी के नीचे से वो दाब कर यानी अपरदन करेगी, क्या करेगी, नीचे के मिट्टी काटेगी अब, और उसे अपने तापमान की वजह से वो क्या करेगी, ले जाएगी बहाकर, ठीक। ग्लासी मिट्टी एवं पत्थरों से विद्युतीय करके अपरदन करती है, ठीक, यानी काट छाट कर देती है, ठीक। हिमंदी गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, गहरे गर्तों का निर्माण, यानी बहुत गहरे गड्ढे का निर्माण कर देती है, ठीक है, बहुत एरिया में। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से क्या होता है, बर्फ़ पिघलने से गर्तों में जल भर जाते हैं। जब ये बर्फीले में जब गर्त बनता है यानी गाढ़ा उढ़ा बन जाता है, तो उस गाढ़ा में जब पर्वतीय क्षेत्र से जब बर्फ़ पिघलने लगती है और उसमें आके जल भर जाता है, तो उसी जल को हम लोग क्या कहते हैं, सुंदर झील कहते हैं, क्या कहते हैं, सुंदर झील कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया सुंदर झील क्या है, ठीक। हिमंद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे यानी बर्फ़ के द्वारा लाए गए जो सामान है, पदार्थ है, छोटे बड़े सैल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हुए निक्षेपित हिमंद हिमोड का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, हिमोड का निर्माण करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पवन के कार्य क्या है, पवन के कार्य क्या है, हम आपको बता दें कि पवन क्या करता है, वो भी अपरदन करती है। क्या कह रहा है कि क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, ठीक है, रियल में आप देखें रेगिस्तान, देखिएगा तब समझ में आएगा। बालू डिब्बे क्या है, रियल में आप ये देख रहे हैं ना, गड्ढा जो उठा हुआ भाग है, ठीक है, ये उठा हुआ भाग है, इसी को बालू डिब्बे कहते हैं, क्या कहते हैं, बालू डिब्बे कहते हैं, ठीक है। ये पहाड़ की तरह दिख रहा है, वो सब क्या है, बालू डिब्बे है। रेगिस्तान में पवन क्या है, रेगिस्तान में क्या है, पवन है। अपरदन, पवन जो क्या करता है, अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य कारक है। जो रेगिस्तान में हवा बहती है वो अपरदन और निक्षेपण का मेन कारण वही है। रेगिस्तान में क्या करता है कि छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, क्या है, छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए इसी सेल के आधार पर सक्रिय एवं शीघ्र क्या है, विस्तृत होते हैं। जैसे हवा अचानक आएगी और उड़ा के सीधे ले जाएगी, एक जगह रख देगी, कोई चीज़ के निर्माण होगा तो उसी को क्या कहते हैं,
छत्रक सेल। क्या कहते हैं? छत्रक सेल। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है? छत की तरह है, तो इसीलिए इसे छत्रक सेल कहते हैं। ठीक है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब क्या क्या होता है? जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बालू डिब्बा कहते हैं। जिसे यह बनाया बालू डिब्बा। ठीक है। अचानक से पूरा बालू ले आके एक ही जगह गिरा देगी, तो एक जगह गिराएगी तो कुछ कुरी लगेगा। ठीक है। जब कुरी होगा कुछ पहाड़ की तरह दिखेगा, तो ऐसे ही दिखा रहा है रेगिस्तान में। जब बालू, ठीक है, कण महीन, यानी महीन जो होता है, जो बहुत छोटे छोटे या हल्के होते हैं, ठीक है, जो उड़ जाते हैं। देखिएगा धूल मिट्टी थोड़ा सा हवा बहेगा तो उड़ने लगता है। ठीक है। तो आयु को उनको उठा कर अधिक दूर ले जाते हैं। आयु क्या करते हैं? यानी हवा क्या करते हैं? बहुत दूर उठा के ले जाते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है तो इसे लोयस कहते हैं, यानी बहुत सारे चल जाते हैं तो क्या कहते हैं? नीचे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेपण पाए जाते हैं। चीन में क्या है? सबसे बड़ा लोयस है। क्या है? लोयस पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अभ्यास है या निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला है कि प्लेट क्यों घूमती है? तब प्लेट मैग्मा के पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा घूमती है उसी के क्या है? प्रभाव से प्लेटों की गति होती है। ठीक। बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है? बहिर्जनिक यानी जो बाहर की तरफ बल लगता हो, और अंतर्जनिक जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल। अपर्दन क्या है? मिट्टी को काट छाँट करना, पहाड़ों को काट छाँट करना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? तब बाढ़ अधिक आ जाने से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ चल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? बाढ़कृति मैदान, यानी वो उपजाऊ मिट्टी बन जाते हैं। बालू डिब्बा क्या है? तो हवा अपने जोर से धूल कणों को उड़ा कर ले जाती है और एक जगह पटक देती है, उसी को क्या बोलते हैं? बालू डिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्र अपने किनारे पे बहुत सारे चीज़ों को ले आकर रख देती है, इसीलिए क्या करती है? पुतिन का निर्माण होता है। चाप झील क्या है? तो चाप झील क्या है? तो चाप झील एक नदियों से मिलकर बनी है, जो हम आपको बता दिए। ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि इनमें से पहला है क, कह रहा है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है तो सेल नहीं है। क्या नहीं है? सेल नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमोड। क्या है? हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो ज्वालामुखी होती है। क्या होती है? ज्वाला, जो अंदर आंतरिक बल जो लगती है वो क्या होती है? ज्वालामुखी फूटती है। छत्रक सेल पाई जाती है तो रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील बताइए आप। नदी में। क्या है? नदी घाटी में। ठीक है। या मिलान करने वाला है। हिमनद बताइए। हिमनद क्या? एक बर्फीली नदी है। विसर्प क्या? एक नदियाँ है। ठीक है। पुलिन क्या है? समुद्री तट है। क्या है? समुद्री तट। बालू डिब्बा क्या है? बालू डिब्बा एक रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात। जलप्रपात क्या है? कठोर स्थल शैल, यानी कठोर स्थल से जो स्थान पर से जल गिरती है उसे जलप्रपात कहते हैं। भूकंप क्या है? पृथ्वी की कंपन। ठीक है। समुद्री विभाग। ठीक है। ये समझ में आ गया। बाकी आप लोग आगे थोड़ा देख लीजिएगा ये वाला। ठीक है। ये कारण पूछ रहा है, आप कारण बता ही सकते हैं कि कुछ शैल छत्र के आकार में होते हैं। ठीक है। बाढ़कृत मैदान उपजाऊ क्यों होते हैं? तो ये सब आप जान चुके हैं। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।